शुक्रिया जी। आज की जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का गिल्ड की तरफ से एक ही पर्पस था कि ये जो बड़ा ऐतिहासिक मूवमेंट के ऊपर ऑल पार्टीज़ मीट, प्राइम मिनिस्टर साहब ने, होम मिनिस्टर साहब ने, जम्मू के हमारे जो और एमओएस मिनिस्टर हैं जिन्होंने सब ने ये पार्टिसिपेट किया, और उसमें क्या बातचीत हुई और क्या लबे-लबाब निकला। तो ऐतिहासिक एक वजह से ये था कि 370 जो है 5 अगस्त 2019 को जब तोड़ी गई तो लोगों के साथ एक प्रॉमिस किया गया था फ्लोर ऑफ द हाउस पे, कहीं सड़क पे बाज़ार पे नहीं किया था। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, होम मंत्री का, प्राइम मिनिस्टर का एक वायदा था कि सब यहाँ पे स्टेटहुड हम दे देंगे, थोड़ी देर के बाद जब हालात ठीक हो जाएंगे तो हम दे देंगे। एक तो वो बात चल रही थी। तो वो 5 अगस्त से लेके 2019 से लेके आज तक हम सब इंतज़ार कर रहे थे कि वो ऐसा पल कौन सा आएगा कि जब ये सारी बातचीत होगी और जम्मू वालों को या जेके को मिलाकर एक स्टेटहुड बनेगी, क्योंकि उसका नक्शा तो सामने नहीं था हमारे। लेकिन जम्मू वालों हमेशा ही, जम्मू के लोग एक बात से ये करते रहे हमेशा ही फाइट कि साहब हमको हमारा हिस्सा नहीं मिलता है, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है हर लिहाज से। पावर शेयरिंग में चीफ मिनिस्टर नहीं बनता है, जम्मू को कभी पावर नहीं मिली है। तो ये उस वक़्त 5 अगस्त को 2019 को एक उम्मीद दी गई थी। तो उस वक़्त ये हमारा राष्ट्रपति रूल पहले से ही चल रहा था, उसने राष्ट्रपति रूल नहीं लगा था। आज भी हम राष्ट्रपति रूल के अंदर से ही गुजर रहे हैं। तो सेंटर का राष्ट्रपति रूल का मतलब होता है सेंटर का। तो सेंटर रूल यहाँ पे चल रहा है। तो यूनियन टेरिटरी ये बन गई। तो उसके बाद जितने भी सियासी लोग थे इनको जेलों में बंद कर दिया गया, नज़रबंद कर दिया गया, किसी को PSA लगा दिया गया, किसी को जो भी था, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुनासिब समझा वो किया सारा। तो ये सब सिनेरियो हमारे सामने था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो जो टाइम बीतता गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये महसूस किया कि वक्त शायद आ गया है कि बातचीत सब पॉलिटिकल पार्टी से करनी चाहिए। तो हम सोच रहे थे कि शायद जब बातचीत होगी तो जम्मू के लोगों को भी कहीं ना कहीं शामिल किया जाएगा। तो जम्मू के लोगों को शामिल तो नहीं किया, लेकिन ऑल पार्टीज़ कश्मीर से, जिसको इन्होंने खुद ही नाम दिया था गुपकार गैंग। जब आपने नाम एक दिया था गुपकार गैंग या गुपकार, उनकी तरफ से तो गुपकार अलायंस था, ऑल पार्टीज अलायंस था, जो भी था उनका। लेकिन आपने मुनासिब समझा सेंटर ने कि जिनको गैंग कहा उनके साथ पहले गले मिला जाए, उनके साथ बातचीत की जाए। फिर वहाँ से उन्होंने जम्मू से 3 तो एक ही पार्टी के लोग थे जम्मू से जो गए थे, एक मंत्री जी थे बीजेपी के, 4 लोग तो ये हो गए। आम जनता से किसको चुना गया, आम जनता से मीडिया को किसको लिया गया? तो पहला तो ये गिला हमारा ये था कि साहब जब आपने इतना बड़ा एक ऐतिहासिक इवेंट बनाया है बातचीत करने के लिए, तो आप जम्मू को शुरू में से ही बातचीत से ही आपने इग्नोर कर दिया, बातचीत से ही हमको बाहर निकाल दिया। तो पहला गिला तो हमारा सेंटर के साथ ये है कि साहब जब भी आप बातचीत करते हैं, गैंग भी उनको कहते हैं, उनको ये हर किस्म का इल्ज़ाम भी लगाते हैं, ये भी कहते हैं आप उनको कि साहब आप पाकिस्तान की बोली बोलते हो, ये भी कहते हैं आप ये भी कहते हो आप टेररिस्टों से मिले हो, जो कुछ हो रहा है ये आप लोग करवा रहे हो। तो सबसे पहले जब बातचीत की बारी आती है तो गले भी उनसे मिलते हो आप। ये बड़ी अजीब जैसी एक विडंबना है कि बातचीत भी आप उन्हीं से करते हो, आपको बातचीत के लिए भी और कोई नहीं मिलता है। स्टेट देनी है तब उनसे बात करनी है, प्लेबिसाइट देना है तब उनसे बात करनी है, नौकरियां देनी तब उनसे बात करनी है, सीटें घटानी है बढ़ानी है, पावर शेयर करनी है तो उनसे बात करनी है। तो जम्मू के लोग जो हैं, हमने ये सोचा कि ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि 5 अगस्त के बाद एक होप जो आज तक थी हमारे पास, वो ये होप थी हमारे पास कि अब शायद हमको स्टेटहुड मिलेगी, जम्मू का चीफ मिनिस्टर मिलेगा, जम्मू के काफ़ी मंत्री हमारे बीच में होंगे। डिलिमिटेशन कमीशन बैठने के बाद एक उम्मीद और हमारी जाग गई कि साहब अब जो डिलिमिटेशन भी बैठ गया है, इलेक्शन भी होगा और ये पावर शेयरिंग भी होगी। तो इस वक्त जो मीटिंग के पहले 5-7 दिन गहमा गहमी थी लोगों में, बहुत चहल पहल थी, गहमा गहमी थी। इनके पास भी लोग आते थे, हमारे पास भी आते थे, सारी रिपोर्टें भी हमारे पास आती थी। तो वो क्या रिपोर्टें थी, उस वक्त हमको ये इंप्रेशन था कि ये शायद कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाने वाले हैं, शायद अनंतनाग को जम्मू में साथ जोड़ने वाले हैं, शायद हिमाचल के 2-3 इलाके हैं जो इसके साथ मिल के तो जम्मू को स्टेटहुड दिया जा सकता है।
हो सकता है कि भाई साहब गुरदासपुर की जो कॉन्स्टिट्यूंसी मेंबर पार्लियामेंट की ये जम्मू के साथ मिलाई जाए, तो ये एक स्टेटहुड की उस दिन बातचीत होगी, तो इनकी शायद राय जानने के लिए उन्होंने बुलाया। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मच एडू अबाउट नथिंग, मच एडू अबाउट नथिंग। हमने एक दिन का वक्फा भी इसीलिए डाला था कि साहब हम पहले एग्जामिन करें क्या खोया जम्मू वालों ने और क्या पाया। मुझे ये बता दीजिए कोई आप मीडिया का बंदा, हमने यहाँ पे 3 दिन पहले ये कहा था कि आपको कोरोना वायरस वॉरियर डिक्लेयर किया जाए, क्यों नहीं किया जाए? आप इतनी बड़ी इतनी संख्या में लोग, पूरा फील्ड में काम किया आपने, डॉक्टरों को डिक्लेयर किया, बाकी को कहते जो 24 घंटे शमशान घाट से लेके लोगों की लाशों तक वहाँ तक पहुँचाते रहे, एक एक चीज़ आप लोगों ने कवर की, आपके ज़रिए हमको भी मालूम होती थी, सबको मालूम। तो अगर ये कर देते हिंदुस्तान गवर्नमेंट तो आसमान नहीं गिर जाता ये कि आपको कोरोना वॉरियर डिक्लेयर करके होता क्या उससे एक सर्कुलर निकालना था, एक नोटिफिकेशन निकालनी थी कि साहब आपको एक्स ग्रेशिया पेमेंट्स मिली जाएगी, कंपनसेशन दिया जाएगा अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई एक ऐसा कोई वाक़या हो जाता है। 8 लाख 10 लाख ये नॉमिनल रकम होती है, सोशल वेलफेयर स्टेट में हम रहते हैं, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हुआ, तो किसी ने बात भी नहीं की वहाँ पे। हम ये देख रहे थे इतना मीडिया कवरेज कर रहा है, चलो, लेकिन ऐसा कोई जो 2-3 पहले दिन हमने यहाँ पे जिस दिन जाना था तो हमने उसी दिन ये रिजर्वेशन रखी थी सबके सामने कि साहब हम बात करेंगे, तो हम ये पहले सिग्नल देते हैं उनको कि आप रखिए। दूसरा इस वक्त ये है कि कोई मीडिया का शख्स जम्मू से किसी को रिप्रेजेंट नहीं कराया। श्रीनगर की तो बात छोड़िए ना, श्रीनगर की तो पूरी रिप्रेजेंटेशन गई हुई थी। मैं आपको बात बताता हूँ, काम करने का तरीका जो होता है सरकार टू सरकार भी होता है, लेकिन कुछ बात डिपेंड करती है जो शख्स उस हुकूमत को चलाता है। आर पार की लड़ाई में सिर्फ एक वाक़या बताना चाहता हूँ ताकि आपको और हमको समझ आ जाए। नई जनरेशन काफ़ी आई है, हमने तो इन आंखों ने देखे समा क्या क्या, हमने बहुत कुछ देखा है। तो वाजपेयी साहब जम्मू आए थे, तो आर पार की लड़ाई थी, वो इसमें सबका असेसमेंट करने आए थे। तो जम्मू में उस वक़्त सबसे पहले हमारी भी ख्वाहिश थी कि प्रधानमंत्री से मिला जाए, राजभवन में ठहरे थे वाजपेयी साहब, तो हमारी भी ख्वाहिश थी कि भाई साहब हम भी अपनी बात रखें। उन दिनों इंटरनेट बंद था, सब सारी फैसिलिटीज़ बंद थी, तो हम वाया STD चंडीगढ़ से चलाते थे अपना अखबार, सारे मैटर लेते थे, 2-3 लाख रुपए बिल आ जाता था उस वक्त। तो हमने कहा वाजपेयी साहब से मिल के ये बातें तो करें। तो उन दिनों मैं आपको बात बताऊं कि हम सब में से एल्डर होते थे मित्रा साहब, एस्टेट मित्रा जी, जिनका एक्सेलशियर पेपर है। मैं आज जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि हम लोगों ने इकट्ठे काम किया हुआ है, बहुत अरसा होता है, कि ज़िंदगी बीत जाती है, शख्स दुनिया से चला जाता है, लेकिन मैं आज उनकी बात बताता हूँ। सिर्फ एक किस्सा ये जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि प्रधानमंत्री से बात जब करता है ऑडिटर कैसे करता है, मैं उनकी बात बताता हूँ आपको। तो मैंने उनको फ़ोन किया क्योंकि मैं उनका मुकदमा लड़ता था, मुंसफ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मैंने लड़ा। जब इस्टेब्लिश होना था, ये टैबलाइट पेपर था एक्सेलशियर, तो वो उनकी ख्वाहिश थी कि मैं जम्मू में फर्स्ट पेपर जो है वो कंप्यूटराइज करूँ। तो किसी ने स्टे ले लिया, तो हम उस स्टे के पीछे पीछे भागते भागते पहुँच गए सुप्रीम कोर्ट तक। सुप्रीम कोर्ट में अल्टीमेटली हमारे हक में 50-50 हो गया, तो हमारा काम बन गया। लेकिन बाद में ये बताऊं कि मैं उसी रिलेशन की वजह से मैंने फ़ोन किया कि प्रधानमंत्री जी आए हैं जम्मू में, तो मित्रा साहब हम क्या मिल सकते हैं इनसे, कोई ऐसा कोई प्रोग्राम बन सकता है कि हम मिल सकें इनसे? वो कहने आपको आ जाएगा शाम तक टेलीफोन। मैंने कहा जी बड़ा अच्छा, बड़ा कॉन्फिडेंस से कहा उन्होंने। शाम को फ़ोन आ गया मुझे गोयल साहब का, विजय गोयल जी उन दिनों मंत्री होते थे MOS, जैसे आज डॉक्टर जितेंद्र जी हैं, जम्मू के थे, बुला लेते 4 बंदे, तो कोई आसमान नहीं गिर जाता, लेकिन नहीं किया उन्होंने ऐसा। मैं वो बात बताता हूं कि हम 4 लोग उस वक्त इनवाइट किए गए थे, प्रमोद जम्वाल जी, मैं था जर्नी लाइन से, मित्रा साहब थे, और एक ग्लिम्सिस ऑफ फ्यूचर के थे। 4 लोगों को सिर्फ इनविटेशन आई थी उस वक्त प्रधानमंत्री की डिनर के लिए। तो मैंने सोचा ये मजाक है कि 4 आदमियों को थोड़ी बुलाएंगे, तो बड़ी जनता होगी, जैसे 26 जनवरी को होती है पंडाल बना होगा, तो हम लोग भी इसी मगालते में थे। लेकिन जब हम पहुँचे, मैं एक ही गाड़ी वहाँ से आई, एक ही गाड़ी में हमको लेकर गए, और वहाँ पर वाकया ही सिर्फ हमारा 4 लोगों का अरेंजमेंट था। वहाँ पे फारूक साहब बैठे थे, वहाँ पे गवर्नर साहब बैठे थे, वहाँ पे राके बैठे थे, सब लोग बैठे थे। 4 लोगों से सिर्फ उन्होंने इंडिपेंडेंटली, वहाँ पे MOS इवन की उस वक्त डिफेंस के थे चमन लाल जी, उनको भी हमारी डिनर पे नहीं इन्वाइट किया। ये होती है पावर, ये होती है अक्लमंदी, ये होता है जो निज़ाम चलाता है। डिपेंड करता है ना कि आप किसकी राय लेना चाहते हैं। उस वक्त राय ली गई थी और हमने बड़ी बेबाकी के साथ राय रखी, सबने अपनी अपनी। लेकिन मैं मित्रा साहब की उसकी वक्त की क्रेडिबिलिटी बताता हूँ क्या थी। हमने कहा मित्रा साहब आप एल्डर हैं, आप ही बात करिए, आप ही। उन्होंने कहा मुझे ज़्यादा नहीं, मैं बातें करता हूँ, लेकिन एक बात करूँगा, बाकी सब आपने करनी है, जो कहना चाहते हैं खुले दिल से कहिए, हम उसको एंडोर्स करेंगे। ये इतनी एक अंडरस्टैंडिंग थी।
तो किसी को कुछ पता नहीं, टाइम ही नहीं मिला हमें बात करने का। तो मैंने कहा मित्रा साहब आप बैठे हैं डाइनिंग टेबल पर ऐसे गवर्नर हाउस इसी राजभवन में, बात हुई तो एक दिलेराना तरीके से जो एक एडिटर को करनी चाहिए थी बात वो की उन्होंने। वो दुनिया से चले गए लेकिन हमारे दिलों में वो छाप छोड़ गए कि साहब एडिटर जर्नलिस्ट ऐसा होना चाहिए। वो क्या बात थी वो मैं आपसे आज शेयर करता हूँ सारी जनता से। उन्होंने कहा जब यहाँ पे वाजपेयी साहब बैठे थे, बाकी सब लोग साइडों पे बैठे थे, हम ऐसे थे, तो 2 फुट का सारा फासला था। तो उन्होंने इशारा किया कि बताइए बात। तो मैंने कहा जी ये बात करेंगे आपसे। तो उन्होंने कहा बताइए। तो उन्होंने कहा जी कि जो उम्मीदें वाजपेयी साहब आपको लोगों से थी, लोग आपसे तवक्का रखते थे, आप खरे नहीं उतरे। एक बात पे सारी बातें खत्म कर दी उन्होंने। तो शिवरिंग हो गई थी प्राइम मिनिस्टर को उस वक्त, शिवरिंग हो गई थी। ये मैं आपसे आज शेयर कर रहा हूँ पूरे मीडिया के साथ। तो अब मैं भी 2 मिनट के लिए नॉन प्लस हो गया कि साहब अब मैं इसको बात को उठाऊं कैसे आगे। अब मेरे लिए भी मुश्किल हो गया बात सारी संभालनी कि साहब ये अब कैसे होगा सारा सिस्टम। तो मैंने भी बहुत इधर उधर सोचा, फिर बात की, उनका बताइए। फिर हमने बड़े बेबाक तरीके से बात रखी। उस वक्त फौजें बॉर्डर्स पर थी, लड़ाई के हालात बन चुके थे। तो हमने कहा साहब हम तीसरी बार नहीं बनना चाहते हैं माइग्रेंट। 47 में हमारे बाप दादा सब लोगों को माइग्रेंट किया आपने जंग की वजह से। दूसरी जंग भी हुई, तीसरी जंग भी हुई। ये वो रियासत है जम्मू कश्मीर की जहां हमने 3-3, 4-4 जंगें लड़ दी हैं। और उन जंगों का नताइज क्या निकला, लाल बहादुर शास्त्री की जो उनकी लाश थी हमको ताजखान से उठा के जहाँ लानी पड़ी। ये वो जम्मू कश्मीर है। तो उसके लिए आपने आज किसको बुलाया मीटिंग के लिए, किसकी राय जानी है आपने? तो मैं ये आज वही बात यहाँ से दोहराना चाहता हूँ जो हमने सीखी कि साहब क्या वो मंत्री हैं डॉक्टर जो जितेंद्र सिंह जी, हमने प्रेस रिलीज में इशू करूँगा, हमने तारीफ़ की कि आप लोग मीडिएटर थे, आप लोगों ने बुलाया। लेकिन सिर्फ मलाई अकेले अकेले थोड़ा खानी होती है, या तो फिर अच्छी राय दीजिए। वो तो किया कुछ नहीं आप लोगों ने। पूरी मीटिंग से इस वक्त तक लोग कंफ्यूज हैं, मीडिया कंफ्यूज है, हम लोग कंफ्यूज हैं कि यार निकला क्या इस मीटिंग से। तो हमने उस वक्त ये प्रधानमंत्री जी को डाइनिंग टेबल पर ये कहा था, भाई साहब ये पीस प्रोसेस चलाइए आप, ये जंग की आवाज़ जो आपने निकाल दी है, बॉर्डर पर फौजें पहुंच गई, सब कुछ पहुंचे, हम माइग्रेंट नहीं होना चाहते हैं। यहाँ पे 2-3 लाख आ गई पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग बैठे हुए हैं, बहुत दिक्कत है, यहाँ पर परेशानी है लोगों को, अभी हम खड़े नहीं हो सके हैं। तो वो बात हम निकलते ही, और नेट की बात, बाकी चीज़ें बातें जितनी भी कही, मेरा ख्याल है कि आधी तो हमारे डाइनिंग टेबल पर ही हल हो गई। कुछ नहीं कहा उन्होंने, सिर्फ एक बार देखा था उन्होंने, जो रा का चीफ था, तो उसने उसी वक्त नेट शेट सब चला दिए, कुछ नहीं, कोई नो कन्वर्सेशन। ये होती है जब प्रधानमंत्री से, जब एडिटर मीडिया वाले बात करते हैं, क्योंकि मेरा इनका या इनका पॉलिटिकल अलायंस कोई नहीं है। ना हम फारूक साहब के साथ हैं, ना महबूबा जी के साथ हैं, ना हम रविंदर रैना के साथ हैं। अगर रविंदर रैना जी के साथ होते तो हम ये बात थोड़ी करते कि भाई साहब प्रधानमंत्री के बारे में कि साहब आप नज़रिया बदलिए। आप आज महसूस कर रहे हैं वहाँ पे दिल्ली पे बैठे हुए भी, मीटिंग के अंदर भी, कि दिल्ली से दूर हो गए लोग। ये आप मान रहे हैं, मेरा नहीं एडमिशन, ये प्रधानमंत्री इन सब लोगों के साथ मान रहे हैं कि ये बात हुई। ये भी मान रहे हैं कि दिल भी दूर हो गए। ये मैंने नहीं कहा, प्रधानमंत्री हिंदुस्तान ने कहा, मीटिंग में कहा, आप लोगों ने छापा, हमने भी छापा। तो ये ऐसी बात अगर आप महसूस करते हैं तो आप क्या ये समझते हैं कि जो ये लोग गए थे, दे आर एनफ कॉम्पिटेंट टू सॉल्व द मैटर? मैं आप सबसे सवाल पूछता हूं कि ये कॉम्पिटेंट थे, इतनी ताकत रखते हैं? जो ये गए थे, चाहे वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो, इन्होंने स्तुति करने के अलावा प्रधानमंत्री को और क्या करना था? उसको नहीं पता ये स्तुति के अलावा क्या कर सकते हैं, इनकी हिम्मत है किसी की बोलने की? द आंसर वाज नो, वी वर नोइंग इट। लेकिन हमें साथ साथ ये उम्मीद थी कि शायद कोई जम्मू की बात भी करेगा, शायद कोई जम्मू के लिए कहेगा स्टेटहुड दो। यहाँ तो आप कहते हैं जी स्टेटहुड मिलेगा जी, प्रधानमंत्री ने वायदा किया है जी, फ्लोर पर वायदा किया है। वायदा तो आज अभी आपने सुनी प्रेस कॉन्फ्रेंस या क्या जो भी उन्होंने रिलीज़ किया है डॉक्टर फारूक साहब ने, उनका हमारे साथ वायदा हुआ था प्लेबिसाइट का, नहीं हुआ। हमारे साथ वायदा हुआ 96 में, ये वायदा किया गया नरसिम्हा राव जी ने कि साहब हमारे आपको देंगे ऑटोनॉमी। तो दूसरे तीसरे दिन वो जब रिपोर्टें तैयार हो गई थी तो रिजेक्ट हो गई थी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। तो उन लोगों को भी शंशा है, हमें तो है ही है। हमें तो जम्मू से 47 से आज तक मिला ही कुछ नहीं, हमें ना कभी चीफ मिनिस्टर मिला। आपने कहा हर इलेक्शन में बेवकूफ़ बनाया जम्मू वालों को कि साहब आपको चीफ मिनिस्टर देंगे, आपको शेयर पावर देंगे। कहाँ दिया आपने? क्या मिला इन बेचारे जो जितने नौजवान आज बेकार, क्या मिला इनको? नौकरी मिली?
द आंसर इज नो। किसी को तनख्वाह मिली, द आंसर इज नो। मैं 3500 रुपया जो लेने वाले लोग हैं, जिन्होंने एक एक कनाल प्लाट भी दिया है, RS पुरा है, बाकी लोग हैं, उनके साथ भी धोखा किया, उसकी किसी ने बात नहीं की, आपकी किसी ने बात नहीं की। स्टेटहुड की तो यही समझ नहीं आ रही है। स्टेटहुड कहते हैं आज भी वही राग लापा गया जो पार्लियामेंट के अंदर लापा गया था। तो आपने 1 इंच भी फॉरवर्ड नहीं किया। क्या वो इंच फॉरवर्ड किया, वो मेरे को बताइए। कि आपने कहा था कि हम जो है जो स्टेटहुड देंगे, तो हमने सोचा कि जम्मू को स्टेटहुड मिलेगी। तो हम तो इसी मगालते में 1900 तो ये जो 2019 का जो तलब था, तो आज तक हम इसी मसले में लगे रहे। तो बातचीत जब हुई 3.5 घंटे, 370 पर उन्होंने बात नहीं की, मसला चला गया जी सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। चलिए ये तो वो जाने, तो वो जाने। हमने साथ दिया, जम्मू वालों ने कौन, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ ABCD कि हमने साथ दिया। मैं जब अपनी बात कर रहा हूँ, ये कह रहा हूँ साथ दिया, तो जम्मू वालों ने साथ दिया, ये सोचकर कि साहब 370 टूटी, हम हिंदुस्तान के साथ हो गए। बड़ी अच्छी बात है। किस उम्मीद से किया, ढोल बजाए किस उम्मीद से कि साहब आज नहीं तो कल हमको स्टेटहुड मिलेगी, हमको चीफ मिनिस्टर मिलेगा। 25-25 सीटें मिली, 25-25 सीटें मिली, लेकिन आपने 3 साल तक भी रूल नहीं किया, हाफ ऑफ द टर्म भी इनसे नहीं लिया। अब दूसरी मिसाल मैं आपको बताता हूं दुलूजा साहब की। जम्मू में होम मिनिस्टर साहब आए, डॉक्टर साहब के घर में मीटिंग हुई, हमको बुलाया गया। मैं और दुलूजा साहब इकट्ठे थे बैठे हुए, और सामने शाह साहब बैठे हुए थे। शायद इतना ही फर्क था, बिल्कुल। डॉक्टर जितेंद्र जी बैठे थे, निर्मल सिंह जी बैठे थे, एक ही सोफे पर। तो हमको ये हदायत दी गई वहाँ पर कि आपने कोई ऐसा सवाल नहीं करना है, और कर दिया तो उसको छापना नहीं है। पूछिए। तो मैंने कहा जी कि क्या बात करनी चाहिए दुलूजा साहब, हमको आए हैं तो ये बड़ा ब्रीफिंग हमको की गई है, हो सकता है इनको भी ब्रीफिंग हो, 370 की बात नहीं करनी, जम्मू वालों को बोला होगा भाई आपने स्टेटहुड की बात नहीं करनी, सिर्फ प्रधानमंत्री जी को ये बातें, लच्छेदार बातें बताओ, बाकी इंटरनेशनली देख लेंगे हम सबने क्या करना है, क्या प्रेस रिलीज इशू करनी है, क्या PIB इशू करेगा, क्या बाकी चीज़ें। इन्होंने मुझे ये कहा कि सानी साहब हम आए हैं, ब्लंटली बात करेंगे जम्मू की। मैंने कहा करिए, आप पूछे सवाल। इन्होंने भी सवाल पूछा, सामने बैठे हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से पूछ लीजिए, आपका अभी मीडिया चला जाएगा, बताएंगे। इन्होंने ये कहा दुलूजा साहब ने उस वक्त कि शाह साहब हमें अफसोस है कि आपने महबूबा मुफ्ती के साथ या मुफ्ती साहब के साथ प्रॉपर नेगोशिएशन नहीं की। तो शाह साहब को भी नॉन प्लस हो गए। उन्होंने कहा क्या नेगोशिएशन करनी चाहिए थी हमको। हमने कहा जी कि मुफ्ती साहब ने अपने वक्त में जब शेयर पावरिंग की थी, तो उन्होंने 3 साल मांगे थे टर्म, तो 3 साल टर्म भी पहले मांगे थे। फिर उन्होंने जब खत्म हो गए तो उन्होंने परसुएट करना शुरू कर दिया कि और मेरे को एक्सटेंशन दो। वो देने को तैयार नहीं, छोड़ने को तैयार नहीं थे पावर। आपके पास सीटें कितनी थी, कितनी ज्यादा सीटें थी कश्मीर से, आप नेगोशिएट नहीं कर सके, आप स्कम टू प्रेशर फिर हो गए। लेकिन बातें आप ये करते रहे कि हमने 370 तोड़नी है, तो गोदी में तो बैठ गए थे आप हम PDP की। तो आप लोगों ने भी कौन सा लोग जम्मू के लोगों के साथ इंसाफ किया और सच बोला? नहीं बोला। ये हम बड़ी ब्लंटली बात कर रहे हैं, किसी कोई भी सवाल मेरे को पूछ सकता है, किसी किस्म का भी। लेकिन मैं ये आपको बता रहा हूं कि आज जम्मू के लोगों को और आपको एक उम्मीद की किरण जागी थी, जो हमने कल का दिन वेट किया और आज देख रहे थे कि शायद कोई अच्छा बोलेगा। प्रोफेसर साहब ने भी उठे, भीम सिंह जी का, उनका भी मैंने इंटरव्यू सुना, मैंने गुलाम नबी आज़ाद का भी इंटरव्यू सुना, मैंने सबका सुना। वो उनके लिए रोते हैं, वो उनके लिए रोते हैं, पता नहीं ये कांग्रेस से कैसे हैं, ये भी मुझे नहीं पता है। वो उनके लिए इमोशनल है, वो उनके लिए इमोशनल है। लेकिन लबे लबाब सारी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस इकट्ठी करके आप सब मीडिया वाले एनालिसिस करिए, उसका निकला फिर वही जो फ्लोर ऑफ द हाउस पे 5 तारीख को ये कहा गया था कि स्टेटहुड देंगे आपको। लेकिन एक दुविधा बीच में जो आ गई, वो आ गई डीलिमिटेशन की। अब डीलिमिटेशन एक्ट भी मैंने साथ लाया है, मैंने रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी साथ लाया है। उस पर भी थोड़ी सी चर्चा ये करेंगे कि जिस तरह से ये बेवकूफ़ बना रहे हैं, चाहे वो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की तरह हो, चाहे वो डीलिमिटेशन का हो। डीलिमिटेशन में ये अब फिलर फेंक रहे हैं कि जम्मू को पावर आएगी। अरे भाई, आपने 37 सीट्स जम्मू को अलाट की हैं रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में, टोटल हैं 83, बाकी हैं 9 फालतू हैं श्रीनगर को, 24 दी हैं आपने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को। जो स्कोप ऑफ लॉ होता है डिलिमिटेशन का, वो क्या होता है? जो पार्लियामेंट ने सीटें बनाई हैं, क्या ये तोड़ के इसको अमेंडमेंट करेंगे? कर सकते हैं, पावर है। क्योंकि अगर होती तो फिर ये पीछे एक्ट में नहीं लिखा जाता।
ये सीधा ही कहता है कि जो वो करेंगे फैसला 100 रखें, 150 रखें, 200 रखें। फिर ये लिमिट कहाँ पर है कि ये 7 ही बढ़ाएंगे, 8 बढ़ाएंगे, 10 बढ़ाएंगे। कभी ये कहते हैं जी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से 1/3 इधर लाएंगे। जो बातें चल रही हैं, लेकिन जो असल बात है इस वक्त प्रैक्टिकली रीजनेबल वो क्या है कि डिलिमिटेशन कमीशन का 1 साल वेस्ट हुआ। ये इसकी बुनियाद ही 1 साल होती है। उसको एक्सटेंड किया गया आप लोगों के लिए। मीटिंग उसकी जम्मू में हुई कोई नहीं। जम्मू में हुई, किसी बंदे को बुलाया, किसी को लाया। मंत्री जम्मू के थे ना, बुलाते ना, उनको ले आते जम्मू में। श्रीनगर में इनको बाइकाट था, हमने कौन सा बाइकाट किया था जम्मू के लोगों ने? कोई बाइकाट नहीं था। तो कहने का ये मतलब है कि डिलिमिटेशन कमीशन का जो इस वक्त जो हवा बना के दिखा रहे हैं कि साहब डिलिमिटेशन का है, वो भी बीच में से कुछ नहीं निकलना है। सीट पावर, सीट शेयरिंग, स्टेटहुड, हमें क्या शेयर मिलेगा, क्या जम्मू का चीफ मिनिस्टर, मैं आप लोगों से इस वक्त मीडिया से सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या हमको मिलेगा, तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो हम सारा ये विड्रा करते हैं अपना, जो भी कहा हमने वी विड्रा इट। अगर आपने सीट भी हमको नहीं देनी है, आपने हमको चीफ मिनिस्टर भी नहीं देना है, आपने हमें उसी जगह पे गुजारा करवाना है और इलेक्शन करवाना है, तो फिर वो बम बम बोले कि जो जितनी भी हमने एजिटेशन की थी, लोगों में एक रोष है, लोगों में एक गुस्सा है, और उसके बाद ही 25 सीटें आई थी। और इन्होंने उस वक्त शाह साहब को ये कहा था कि अगर आपने इस वक्त चीफ मिनिस्ट्री जम्मू की नहीं ली शेयर करके मुफ्ती साहब के साथ इतनी सीटों के साथ, अब 10 दिन के लिए भी ले लीजिए, लेकिन हमें पगड़ी पहुंचाइए। इन्होंने कहा ये बैठे हैं इतने बंदे आपके पास महारथी, किसी के सिर पे पगड़ी रख दीजिए चीफ मिनिस्टर की, क्यों नहीं रखेंगे आप? तो उन्होंने कहा नहीं, हमको जब सारी की सारी सीटें, यही तो पूछ लीजिए, सारी की सारी सीटें आएंगी, ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना कभी हमको ये मिलने वाली हैं, ना ये डिलिमिटेशन में हमारा कोटा का भी पूरा होना है। आप भी यहाँ पर, मैं भी यहाँ पर हूँ। अब दूसरी बात करते हैं, जो इस वक्त रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के मुताबिक शेयर पावरिंग होगी, वो है अगर 83 सीट्स हैं तो 8.3, 10% उन्होंने लिखा है कि मिनिस्टर्स होंगे। 10% अगर मिनिस्टर होते हैं तो 8.3 हुए। 8.3 का मतलब इंक्लूड चीफ मिनिस्टर कर लेते तो 9 हो गए। तो 9 में से जम्मू के कितने मंत्री होंगे? पुंछ रजौरी को कुछ नहीं दोगे, डोडा किश्तवाड़ भद्रवाह को कुछ नहीं दोगे आप, तो जम्मू को क्या मिलेगा? हमने एक सुनहरी मौका उस वक्त खोया जिसमें 25 सीटें थी। एक मौका आज हमने इस बैठक में खोया कि आप स्टेटहुड डिक्लेयर कर देते कि साहब अगर आपको कश्मीरियों के साथ ही गले मिलना है, उनके साथ ही मोहब्बत प्यार है, उनके साथ ही सब कुछ करना है, जम्मू वालों को फॉर ग्रांटेड सोच लिया आपने, क्योंकि लीडरशिप की कमी थी। लीडरशिप जो जाना चाहते थे, लीडर्स जिनको ये वाकफियत थी या जो रेज कर सकते थे पॉइंट, उनको बुलाया ही नहीं गया, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी थी। उनको बुला लेते 10 लोग और शामिल हो जाते, तो मैंने जैसे कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, बाकी चीज़ें तो राय लेना कोई बुरी बात नहीं होती है कि आप 5-7 बंदे बुला लेते, आप नीरज जी को बुला लेते, बाकियों को बुला लेते, किसी और को बुला सकते थे। इसमें कौन सी बड़ी बात थी 4-5 बंदे बुलाना? लेकिन ना आपने किसी मीडिया को रिप्रेजेंटेशन दे दी जो बात अपनी रख सके। जम्मू की बात रखनी है ना, हमने अपनी क्या बात रखनी, लेकिन जम्मू का टोटल कुल मिला के इस वक्त 0/0 हैं हम। क्या वो आप पूछ लीजिए, आप सारा दिन कवर करते हैं उन लोगों की जो डेली वेजर्स हैं, आप सारा दिन कवर करते हैं डेवलपमेंट क्या होगी, सारा दिन आप कवर करते हैं कि तवी ब्रिज से आप सारा दिन निकलते हैं। आप देखिए ये प्रोजेक्ट बंद क्यों हुआ, किसने बंद करवाया, किस दिन बंद हुआ ये, और क्यों बंद हुआ? वजह बताइए क्यों बंद हुआ? करोड़ों रुपए खर्चने के बाद निर्मल सिंह जी उस दिन बैठे हुए थे मुफ्ती साहब के साथ, पहली मीटिंग जिस दिन ओथ ली इन्होंने, चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर, पहले ही आके उन्होंने यहाँ पे जो वजारत रोड पे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैं भी यहाँ मौजूद था, तो मैं हैरान हो गया जिस वक्त उन्होंने ये अनाउंस किया कि साहब ये प्रोजेक्ट हम बंद कर रहे हैं। अब आप ये बताइए मेरे को कि ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट, ड्रीम प्रोजेक्ट था जम्मू कश्मीर के अंदर, टूरिज्म इतना बढ़ता, रेस्टोरेंट्स इतने खुलते, रेडी फड़ी वाले इतने बैठते, लोग बच्चे एंजॉय करते, टूरिज्म इतना बढ़ता, तो आपने क्या दिया हमको? ज़रा बताइए तो सही, बंद क्यों है? कितने साल हो गए आपके, कितने और देने चाहिए आपको इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए? इसी तरह से ऊपर मुबारक मंडी का प्रोजेक्ट बंद किया, आप कहते हैं बड़ी डेवलपमेंट कर दी, क्या डेवलपमेंट की? अब सड़कों की हालत देखिए, क्या डेवलपमेंट की? आप देखिए जितनी पॉलिसीज अपना रहे हैं इस वक्त, मीडिया पॉलिसी से लेके बाकी पॉलिसियों तक, मेरे को बताइए, तबाह और बर्बाद कर दिया इस ब्यूरोक्रेसी ने जम्मू कश्मीर के अंदर, खासकर जम्मू का मीडिया बर्बाद करने की इन्होंने कोशिश की। हमने रेस करेंगे उसका चैप्टर, लेकिन ये बात गिला करना बुरा तो नहीं है। अगर हमारा ये इस वक्त, आप इस वक्त किसी से, आप सब लोग रोज मिलते हो ब्यूरोक्रेट से, बदतमीज कितने हैं ये आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते हो, एरोगेंट कितने हैं ये आप ज़्यादा बेहतर जानते हो, तमीज़ नहीं है उनको बात करने की ये आप ज़्यादा बेहतर जानते हो, काम किसी का नहीं करते ये ज़्यादा बेहतर जानते हो। पब्लिक गारंटी एक्ट है बना हुआ, उस गारंटी एक्ट में लिखा है कि 10 दिन से अंदर ऊपर कोई फाइल नहीं रख सकता ऑफिसर और उसके खिलाफ एक्शन होगा,
क्यों एक्शन नहीं लिया लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से? हम क्यों, उनकी नीयत पर कुछ नहीं, वो बाहर से आए। लेकिन जब तक वो भी नहीं मिलना शुरू करेंगे आम लोगों से, जब तक आम रास्ता नहीं रखेंगे वो, जब तक, आपको मालूम है कि पुराने ज़माने में हम छोटे होते पढ़ते थे कि राजे जो हैं वो कंबल मार के रात को, पगड़ी पहन के तो रात को जाते थे सब पूछने कि राजा कैसा है। तो अरे भाई आप भी निकल के देखिए ना, ज़रा कंबल लगा के बाजार में पूछिए गवर्नर रूल कैसा है, राष्ट्रपति रूल कैसा है, मोदी साहब कैसे हैं। आपको सारा जम्मू से यहाँ से चलना शुरू करिए। मुझे एक बंदा बता दीजिए जो ये कहे, जो ये इन्होंने कल मीटिंग में कहा कि स्टेटहुड मिलेगा, किसी को यकीन है कि स्टेटहुड मिलेगा? एक बंदा मेरे को खड़ा होकर बता दे हाँ जी मिलेगा जी। साहब आप थोड़ा सब्र रखिए। सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है, टाइम आता है। आपने 3.5 साल तुम्हारे ये गुजार दिए। एजेंडा जिस तरह से आपको 370 तोड़ना था, ऐसे ही स्टेटहुड का एजेंडा था आपका, ना मिला हमको वो, ना मिला वो। उल्टा आपने राष्ट्रपति रूल दे दिया हमको। काम किसी का होता नहीं है, काम आप किसी का करते नहीं हो, फिर बात करो इसको, कहते हैं जी इसको 30 सेंटीमीटर ऐड देंगे आज के बाद। आप जरा बोल के देखिए, तबाह और बर्बाद कर देते हैं। जैसे कोई, जैसे होता है ना कोई एक दाना बूंदी का उतार के इसके मुंह में डाल दीजिए। ऐसा क्यों है? ये क्यों नहीं है कि प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो? ये क्यों नहीं लगना चाहिए मीडिया को कि साहब मेरे साथ कभी बेइंसाफी नहीं हो सकती जब तक ये मोदी साहब है? तो सबसे ज़्यादा तो रानी साहब का हिस्सा मिलता है, बाकियों को तो, इनको तो प्रॉब्लम नहीं ना कोई भी। ये तो जम्मू के ये भी रानी साहब है, ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये उनसे कम नहीं है। लेकिन ये हमारी खुशनसीबी है, ये हमारे साथ है। क्योंकि किसी भी शख्स को आप अपने साथ बिठाएं या अपने प्यार मोहब्बत से रिक्वेस्ट करें, ये हमने रिक्वेस्ट की थी, ये हमने कोई पॉलिटिकल लेवल के नहीं बनाई थी। आज हम मीटिंग में नहीं करते, कोई गिल्ड, कोई प्रेस, कोई ज़रूरत नहीं होती है हमें करने की। हमारे पास अपना, शाम को हम जो लिखना चाहेंगे लिखेंगे, हमारे पास अपने पोर्टल से हम लिखेंगे, जो छापना चाहें छापे। क्यों आज हम आप लोगों से बात करने की नौबत पड़ी? क्योंकि तबाह और बर्बाद कर दिया। हम ये सोच रहे थे कि यार स्टेटहुड मिलेगा, आज हमने यहाँ से आपको प्रेस रिलीज मिलेगी, आपको ब्रीफिंग ये कर रहे हैं आज हम। जो लोगों की तबीयत है, जो लोगों की आवाज़ है, जो लोगों की बर्बादी हुई है, जो आपने डोमिसाइल हमारे सिर पे ला के खड़ा कर दिया, वो आप लोग आज देखिए ठीक है। कोई बंदा मेरे को ये कन्विंस करने की कोशिश करे ये ठीक है, हमने तो साथ दिया, हमने तो अमरनाथ में भी सबसे आगे थे, मैं और डॉक्टर साहब इकट्ठे थे। जिस वक्त मैंने प्रेस चलाई शुरू की थी, मैंने डॉक्टर साहब को पहले, सबसे पहले स्टेज पर लाया था। पूछ लीजिए उनसे फ़ोन करके, अभी मैंने उनको खुद गया था, मैं उनकी दुकान पर, डॉक्टर साहब हम आपकी स्पीच कराना चाहते हैं। किसी ने मुझे बोला था बड़ा अच्छा बोलते हैं, पूछ लीजिए, मैं फर्स्ट टाइम उनको खुद लेकर आया था दुकान से। तो ये बातें हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। तो अगर आज मौका था उनके पास, ऐसी जगह बैठे हुए थे कि साहब आप भी आइए, सानी साहब आप भी आए, दलूजा साहब, 4 बंदे और बुला लेते, चाय काफ़ी था, बात किराया हमने जेब से अपना जहाज का खर्चना था, बात हमने रखनी थी। आप भी कहते जी ये भी जम्मू के मीडिया है, हमें भी खुशी होती कि आपने इंट्रोड्यूस करवाया कहीं पर। आपने कहा नहीं मैं यहाँ पे ठीक ठाक बैठा हूँ, ऐसी तैसी बाकी सबकी जाइए, ना स्टेटहुड मिलेगा ना कुछ मिलेगा आपको। हम बात करेंगे गुप्कार वालों से, हम जिनको गैंग कहते हैं, सवेरे गैंग कहते हो, यहाँ को जप्पे मारते हो। बेवकूफ़ समझा जम्मू वालों को? नहीं, क्या समझा आपने जम्मू वालों को? इसलिए मैं ये आज आप सबके ज़रिए से माना गुजारिश करता हूँ कि हम जब तक इकट्ठे हैं, हमने ये डिसाइड किया है कि साहब हम जम्मू के लोगों की आवाज़, जो जो आप लोग उभारते हो, जो हमें लगता है कि ये जम्मू की, लेकिन उस सब में पॉलिटिकल बात क्या है? शेयर पावरिंग। इस बार हम नहीं छोड़ेंगे। शेयर पावरिंग नहीं होगी, ना हो इलेक्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें क्या जल्दी है? जब 3.5 साल हमने बर्दाश्त किए, 3 साल और थे। 90 में राष्ट्रपति रूल लगा था यहाँ पर, तो 96 तक 6 साल इलेक्शन नहीं हुआ था। तो कौन सी आफत आ गई थी? कोई आफत नहीं आई थी। अगर 2 साल और भी ये खींचते हैं, इनकी मजबूरियाँ अपनी हैं, दिल्ली वालों की मजबूरी ये है कि ट्रंप नहीं रहा अमेरिका में, वहाँ रजीम चेंज हो गया। जिसको ये कहते रहे इसको वोट डालो ट्रंप को, उसका तो फट्टा ही खींच दिया। जिसके दोस्त हुए तुम, उसे दुश्मन की ज़रूरत क्या है? उसको कोई दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे तब्दीली हो गई, इंटरनेशनल तब्दीली हो गई। मीडिया इंटरनेशनल आपके साथ नहीं है, 4 मीडिया हो सकते हैं दिल्ली वाले आपके साथ हो, इसीलिए गोदी मीडिया कहते हैं। मैं तो नहीं कहता ना, कौन कहता है ये गोदी मीडिया है? तो वो है ना, वो 2 दूने 5 कहते हैं, तो कहने दो उनको। लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि हमको कोई ज़र खरीद गुलाम है किसी के। आज हमने ये डिसाइड किया, हमने कल भी डेलिब्रेशन की रात तक, कि साहब ये लोगों का बनेगा क्या? इनकी आवाज़ उठाएगा कौन? कौन उठाएगा? बीजेपी वाले 3 लोग जो गए थे, जो चौथे वहाँ पे बैठे थे, क्या कहा उन्होंने? हमें समझ आनी चाहिए ना। किसी ने ये कहा स्टेटहुड दो 10 दिन के अंदर, किसी ने ये कहा। मैं आपको ये भी बात बताऊँ, जो ये बात चल रही है ना कि साहब वक्त आने पर हो जाएगा, वक्त ठीक आएगा, वो वक्त कब आना था? डीडीसी के इलेक्शन हो गए, पंचायत के इलेक्शन हो गए, अमन अमान आप इंटरनेशनली क्लेम करते हो कि साहब वहाँ तो सब ठीक ठाक है, हमने सब छोड़ दिए, पॉलिटिकल लीडर्स भी आ गए।
लेकिन आज आपके पास जवाब नहीं बनेगा। अगर सब ठीक ठाक है भाई साहब, तो आप ये क्या कर रहे हो फिर? सब ठीक ठाक नहीं है, ऑल इज नॉट वेल। ये आपकी मजबूरी भी थी, उनकी मजबूरी भी थी जाना, क्योंकि किसी के खिलाफ ईडी का केस बना है, किसी के खिलाफ प्रॉपर्टीज जब्त हो जाएंगी, किसी के खिलाफ क्रिकेट का केस बना है ना सबके पास। तो उनको डर और खतरे हैं कि शाम पर उठा के ले जाएंगे, अगर जरा भी प्रधानमंत्री को कुछ कह दिया तो उनका डर खौफ अपना होगा। यहाँ पर जम्मू वालों से हम उम्मीद करते थे जो 5 लीडर के हैं। भीम सिंह जी तो आप बुजुर्ग हो गए, आप अब ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। ही वॉज एन एक्सेलेंट पर्सन, कोई दो राय नहीं है इसमें। लेकिन आज आप उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं इस वक्त, इस दौर में? तो जो लोग नौजवान बोलने वाले थे वो तो यहीं तख्ती लेके आपके सामने खड़े रहे बेचारे, हमको बुलाओ, हमको बुलाया नहीं। इसी तरह से लाल सिंह भी थे, इसी तरह मैं ये नहीं कहता इनको बुलाना चाहिए, लेकिन क्या ये लीडर हैं? इनके पास लाखों लोग पीछे चलते हैं, इनकी सीटें हैं कि नहीं है ना? ये जब जुलूस निकालते हैं लाखों में निकालते हैं ना ये लोग भी। तो ये नुमाइंदगी नहीं कर सकते थे जम्मू की, तो आप बुलाते, पूछते, बात ये माने या ना माने ये दूसरी बात होती है। लेकिन आपने उन्हीं लोगों को बुलाया जो डमी थे, आपने उन्हीं लोगों को बुलाया जो यस मैन थे, आपने उन्हीं लोगों को बुलाया जिनको आप सिर पे हाथ फेर सकते थे। आपने जाके बाद ये कहना, यही कह दिया उन्होंने सारा जी स्टेटहुड मिलेगी। वो बात मैं आपको बताऊं, जब ये 1990 में एक इलेक्शन हुआ, सिर्फ 2-4 मिनट लूँगा फिर मैं खत्म करना। 1990 में जगमोहन साहब ने असेंबली मांग की, मैंने वो रिट पिटीशन फाइल की उन दिनों। एक कोर्ट में आर्डर हो गया, बहुत लंबी प्रोसीडिंग थी, लेकिन एक कोर्ट में आर्डर हो गया कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर केस लगाया जाए। वो 1 साल नहीं लगा, मुझे रिट पिटीशन फाइल करनी पड़ी कि साहब ये 2 हफ्ते, ब्लैक्स डिक्शनरी में ये लिखा है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में ये लिखा है, ये 2 हफ्ते कब कंप्लीट हो गए जनाब? हमको भी बता दीजिए, ये 2 हफ्ते तो हुए नहीं। महाराज उन दिनों वेकेशन से, वेकेशन जज बैठा था, उसके पास केस नहीं लगा। माथुर साहब थे चीफ जस्टिस, यूपी से भागते हुए आए, फ्लाइट पकड़ी। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है कि, क्योंकि सारा मीडिया ने छाप दिया कि साहब 2 हफ्ते का मतलब क्या होता है हाईकोर्ट के मुताबिक। चलिए यही बता दीजिए, बेईमानियां हैं ना? कौन कहता कि दायरे के अंदर बेईमानी नहीं होती है? तरीकाकार बखरा बखरा है। तरीकाकार आपको बैग लेते कोई जज नहीं मिलेगा कि उसने पैर पकड़ लिया आपसे। तरीकाकार ये होते हैं कि आप कुर्सी से उतरोगे, आपका मेंबर पार्लियामेंटशिप वेट कर रही है, करती है कि नहीं? आप लिस्ट बनाइए बैठ के सारे मीडिया वाले, कितने ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने लास्ट सर्विस की, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन मिला। ये कंट्रोवर्सी अभी मिश्रा साहब की चल रही है, बड़ी ज़बरदस्त यूट्यूब पे आ रही है कि साहब ये हो गया, 9 महीने कोठी खाली नहीं कराई इनसे, वेट किया, इनको दे दिया। क्यों दे दिया? मैं केसों में नहीं जाऊँगा। हज़ारों अरबों रुपए के केसेस का जो जिक्र आ रहा है, जो फैसले हुए, आपने देखा गोगोई साहब का भी, क्यों सारी दुनिया चीखती चलाती रह गई, तो वो हो गया जो भी करना था। सरकारें करती हैं अपना काम। इसीलिए जो आज भी है 370 का मुकदमा पड़ा, आज तो नहीं पड़ा ना, काफ़ी देर हो गई उसको भी, नहीं सुनवाई होगी ना। जब तक सरकार नहीं चाहेगी उसकी सुनवाई नहीं करेगा कोई। ये डिफ़िकल्टी ये आती है क्योंकि उनके पास तो बहुत काम है ना, कोई दरख्वास्त नहीं। अब ये ब्रीफिंग ये इसकी हमने करनी थी आपको, जो हम सब ने कंसेंसस बनाया, उसके मुताबिक स्टेटहुड की कि जम्मू को स्टेटहुड मिलना चाहिए, हाँ या ना, ये आप लोग फैसला करिए। उसका नक्शा क्या होगा ये आप लोग तय कर लीजिए। हम लोग सिर्फ ये करेंगे कि जो स्टेटहुड की डिमांड है, जो बाकी लोगों की दिक्कत परेशानियां हैं, उनके साथ हैं। जम्मू की आवाज़ बन के हम उनका साथ देंगे। जो भी आवाज़ जम्मू की उठाएगा हम उसके साथ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए हमको की तरफ से मीडिया कर्मियों के लिए बात रखी गई थी। पर क्या लगता है आज, जिस तरह से आपने कहा कि आज रविंद्र रैना जी की भाजपा की जो प्रधान है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जब उनसे जनता से रिलेटेड मुद्दे पूछे गए कि क्या पार्टी में आपने डेली वेजेस का मुद्दा रखा, क्या पार्टी में आपने 10+2 लेक्चर्स का मुद्दा रखा, क्या पार्टी में आपने बीएसएफ सीआईएसएफ के बच्चों का मुद्दा रखा, तो साफ तौर पर सर हाथ बांधकर वहां से उठते नजर आए। तो क्या कहेंगे सर, आज के दौर में जो भी सरकार की तारीफें करेगा या सरकार की सिर्फ कारकर्दगियां सामने लाएगा, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उसी को महत्वता दी जाती है, उन्हीं को प्रायोरिटी दी जाती है। और जो सरकार की नाकामियां सामने लाता है या नेतागणों की नाकामियां सामने लाता है, उनको टारगेट किया जाता है। सर इसमें कितनी सच्चाई है? सर देखिए, सच्चाई तो ये दुरुस्त है कि जो भी पावर में लोग बैठे हैं वो तो आप तो कहीं उनके सामने फिक्र ही नहीं करते हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ कि साहब जितनी भी ब्यूरोक्रेसी है वो आज आपसे सिर्फ उनका इंटरव्यू लेना है तो ठीक, कोई किसी की आप दिक्कत परेशानी बताएंगे तो वो आपको हेट करते हैं, हकारत की नज़र से देखते हैं, कहते हैं अवेलेबल नहीं है ही नहीं है, सेक्रेटरी में जाकर देख ली, कहते हैं मरा हम तो मिलते ही नहीं किसी से। तो क्या सिर्फ मीडिया का यही काम रहेगा कि नेतागणों की तारीफों के पुल बांधे, सरकार की सिर्फ अच्छी नीतियां बताएं? इसीलिए आज एक स्वतंत्र मीडिया की ज़रूरत है। आज आपके सामने हम क्यों आके बैठे सारे, ये हमारा कोई सब्जेक्ट थोड़ी है कोई, ये हमें कोई पॉलिटिकली इसको टच देना, कलर देना हमारा काम थोड़ी है कोई, ये हमारा काम नहीं है। ये इन्हीं लोगों का काम था जो स्तुति कर रहे हैं। लेकिन हम भी कन्फ्यूज हो गए
आप लोग तो कंफ्यूज हैं, जनता तो कंफ्यूज है, लोग बच्चे कंफ्यूज हैं, अनएम्प्लॉयड लोग कंफ्यूज हैं, कश्मीरी पंडित कंफ्यूज हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो रिफ्यूजी हैं वो कंफ्यूज हैं। हमारा क्या बना, हमको क्या मिलेगा? इसी तरह से जब कंफ्यूज हो जाए कोई तो हम तो बात करेंगे ना भाई आपस में कि भाई साहब आप ये जो इतनी बात है, स्वतंत्र मीडिया अगर होता तो ये बात ही नहीं होती। सर आज मीडिया ही है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एक पल पल की खबरें जनता तक पहुंचती है, सच्चाइयां जनता तक पहुंचाती है। क्या ये सरकार या नेतागण पहुंचा सकती है? ये बिल्कुल नहीं पहुंचा सकते। मीडिया को ही मैं क्रेडिट देता हूँ, सोशल मीडिया को खास तौर पर क्रेडिट देता हूँ। और इसीलिए हमने ये डिमांड रखी थी परसों भी कि आपको जो वॉरियर डिक्लेयर किया जाए, कोरोना वॉरियर्स। आप लोग फील्ड में जाते हो, आप लोग जितना काम करते हो, अभी इसको आपको खबर मिलेगी, आप इसी वक्त अस्पताल भाग जाओगे। आप इसी वक्त ये नहीं सोचोगे कि साहब इससे मुझे क्या होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा। आप उसके बावजूद इसके बाद एक हमने और प्रॉब्लम पिछली बार हमने कहा था इंश्योरेंस की कि साहब हमने, मैं और ये जैसा कंसल साहब से मिले, मैं वो भी बात करता हूँ। कंसल साहब इमीडिएटली आफ्टर मीटिंग हमने उनसे टाइम लिया, टाइम नहीं मिल रहा था क्योंकि ये बिजी हैं लोग। और आप जैसे दिक्कत सिर्फ आपके साथ या आम आदमी के साथ नहीं है, हमारे साथ भी है। इन्होंने खैर किसी तरह से टाइम मैंने किया और हम मिले और हमने ये पहली बात की कि साहब ये देखिए कि आप इन लोग ये बेचारे फील्ड में रहते हैं, हमारे लोग हैं, हमारे हिस्सा है ये, आप लोग हमारी आँख हो, आप लोग हमारे हाथ हो। आप मेरे को कोई मटेरियल नहीं दोगे, आप मेरे को कुछ सच्चाई ला के नहीं दोगे, मैं देखूंगा नहीं तो मैं उस पर व्यू क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। आप लोगों को इंश्योरेंस के लिए हम हमारे जो हम हाउसेस चला रहे हैं, मीडिया हाउसेस, आप लोग इसकी पॉलिसी 50-50 कर लीजिए, 70-60 कर लीजिए, जो भी आप लोगों को रेशो लगता है। आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से बात करिए, इन सबको इंश्योर कर दीजिए, जितने भी फील्ड में हैं। सर्टिफिकेट्स हम इशू करेंगे, कौन हमारे साथ काम करता है, आप उनको फुली इंश्योर कर दीजिए। कोरोना के लिए करिए, किसी चीज़ के लिए। तो हमें ये कहा गया था उस वक्त, मैं और दलूजा साहब साथ थे, तो कंसल साहब ने किया था। आप ये सवाल आगे उनसे पूछिएगा कि आप लोगों ने क्या इनिशिएटिव लिया। इनिशिएटिव लेने को कोई तैयार नहीं। आज हम ये कह रहे हैं कि 30 सेंटीमीटर इनको ऐड मिली परसों 4 दिन से। क्यों? आपको नहीं लगता कि इनके साथ भी जुल्म करके आज हमने मीटिंग की, आज किसी को नहीं आएगी, आज किसी को भी नहीं आएगी। हम तो उनके जानी दुश्मन हो गए आज। तभी तो हमने आपको कहा कि जो सरकार आप अपनी बात करते हो, सरकार की सिर्फ अच्छी बातें उनकी तारीफों के पुल अपने चाहिए, मीडिया जो इलेक्ट्रॉन नहीं, उन्हीं को ऐड मिलेगी। ये डाइसेंटिंग व्यू सुनने वाली सरकार नहीं है इस वक्त। इसीलिए मैं इनको यूज कर रहा हूँ वर्ड एरोगेंट्स हैं। एरोगेंसी जो है ना वो आसमान से नीचे गिरा देती बंदे को। ये नेक्स्ट टाइम आएंगे कि नहीं आएंगे वो देखेंगे हम, हमारा क्या रोल रहेगा उसमें। पब्लिक ओपिनियन है, हम बनाते हैं ना हम लोग। आज जो बैठे हैं यहाँ पे क्या बनाने के लिए बैठे हैं, क्या करने के लिए बैठे हैं हम भी अपना, इसीलिए कि हम पब्लिक ओपिनियन आपके जरिए आपके साथ मिलके पब्लिक तक जाएगी, पब्लिक का रिएक्शन आएगा कि साहब बेरोजगारों को क्या मिला, जम्मू वालों को क्या मिला। क्या जम्मू वाले आज ये बैठ के घर में उम्मीद कर सकते हैं कि मुझे स्टेटहुड मिलेगी और कौन देगा आपको, और क्या शक्ल होगी उसकी। जो शक्ल आज बनी है, जो फारूक साहब का स्टेटमेंट है, जो आज शक्ल बनी है महबूबा जी की कि साहब मैं तो 370 जब तक नहीं वापस आएगी मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगी। तो फिर जम्मू वालों का क्या स्टैंड है आज, मुझे बताइए क्या स्टैंड है आपका। आप जम्मू स्टेटहुड डायलॉग चाहते हैं आज के नहीं, इस स्टेटमेंट के बाद नहीं चाहेंगे, या उनके नीचे ही लगे रहना सारी ज़िंदगी जो बकाया है। हमें जनरेशन माफ़ नहीं करेगी। अब हमारी तो 2 जनरेशन तबाह हो गई, मेरे वालिद साहब की भी मेरी भी। अब जो तीसरी जनरेशन आ गई वो यही कहेंगे साहब कब तक बर्दाश्त करना उनको। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ही उनको बढ़ावा देगी और हमें दरकरार करेगी हमारी ओपिनियन को, लोगों की ओपिनियन को, मैं जो रखूँगा ये अगर ये बात आज हमें बुलाया होता तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री साहब को हम ये कन्विंस करते कि आपको कोरोना वायरस डिक्लेयर किया जाए। कुछ और लाते ना लाते, मैं प्रधानमंत्री साहब को डेफिनेटली कन्विंस करता हूँ। वहाँ से उठते नहीं जब तक कि ये लोगों की वेजेस नहीं रिलीज़ होते, तो बिल्कुल नहीं उठते हम अंदर से। साहब आप पहले रिलीज़ करिए। तो ये क्या हिम्मत है कि भाई साहब आपने 10 करोड़ या 15 करोड़ देना, उसके लिए आप लेट गए सारे ही, पूरा हिंदुस्तान लेट गया है, गवर्नर साहब भी लेट गए हैं। ये क्या मतलब है? आप किसी का गला घोटते हो, इनके पास 50 मुलाजिम हैं, तो शाम को आप 30 सेंटीमीटर से मजाक करते हो आप। तो हम बर्दाश्त कर लेंगे ना 1 करोड़ लॉस, और हमने डिसाइड किया 1 करोड़ लॉस कर ले, बर्दाश्त करेंगे, लेकिन आपको भी तबाह और बर्बाद करेंगे, आपको भी नहीं छोड़ेंगे। पिछले दिनों में जब हमारी मीटिंग हुई थी तो हमने 2 दिन डिसाइड किया था कि हम ब्लैक पेपर छापेंगे। तीसरे दिन ठीक हो गए थे। तो अभी भी ये शादियों ब्याह से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी बाहर आना चाहिए, और जो दिल्ली बैठे हैं रहनुमा उनको भी बाहर आना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि इस वक्त लोगों का लिहाजा क्या है। इस वक्त जो लोग मीडिया हाउस चला रहे हैं, हम मुलाजम नहीं हैं, हमारे 7 मुलाजम है, 100 मुलाजम हमारे पास काम करता है। तो क्या हमने उनको तनख्वाही नहीं देनी है? आपने उनकी तनख्वाही बंद कर दी, पेमेंटें बंद कर दी। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि साहब आप लोग भी हमारा हिस्सा हो। ये लोगों को पेमेंटें आएंगी, आप लोगों को मिले, क्योंकि ये सिर्फ जर्नलिस्ट नहीं हम सारे बैठे हुए,
हम लोग मीडिया हाउसेज हैं, हम मीडिया चलाते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। तो मैनेजमेंट अगर हमारी फेल हो गई तो आप लोग तो फिर आधे हम भी निकाल देंगे, यार छुट्टी करो मेहरबानी यार, जब कोई अच्छा डायरेक्टर आएगा फिर हम बात करेंगे। तो इसका मतलब आज ठीक नहीं है, इसका मतलब जो आज सिस्टम चल रहा है उसके लिए भी हमने कहा था पिछले दिनों में, जब कहा था कि अकाउंटेबिलिटी ऑफिसर्स की नहीं है। जो प्रेस रिलीज हम जारी कर रहे हैं उसमें लिखा है कि बाबूज रूल चल रहा है जम्मू कश्मीर में भी, बाकी जगह भी होगा, लेकिन हमें तो जम्मू के साथ दर्द है ना, तो जम्मू के साथ ये आप लोग बंद करिए, भेदभाव बंद करिए और इसको आप वेलफेयर स्टेट। तो मैं अब ये चाहूँगा कि हमारे चेयरमैन साहब हैं राज दलूजा जी, इनके विचार भी आप थोड़ा सा। सर एक सवाल, अगर हम ये कहते हैं कि मीडिया जो है वो एजेंडा क्रिएट करता है, एक सेट कर देता है कि कैसे 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 चलना है, पर इस समय ऐसा नहीं लग रहा है कि मीडिया जो नेशनल मीडिया ऑलरेडी एक एजेंडा क्रिएट कर चुका है बहुत पहले से। हर एक चीज़ को जो भी हो रहा है कश्मीर में हो रहा है, इसीलिए अब जम्मू वालों की ना तो कोई आवाज़ को सुनना चाहता है ना ही कोई समझना चाहता है। कहीं ये मीडिया की गलती तो नहीं है जो आज हम जम्मू कश्मीर के लोग पूरे भुगत रहे हैं? नहीं, ये मैं डिसएग्री करता हूँ आपसे, लेकिन आपका जो सवाल पूछने का लिहाजा है, आप ये पूछना चाहते हो कि साहब मीडिया क्यों कहीं अपनी ड्यूटी नहीं कर पा रहा है या एजेंडा सेट नहीं कर पा रहा है। नेशनल मीडिया जम्मू की बात कर रहे हैं ना आप, नेशनल मीडिया का तो आपने कह दिया कि वो उनका एजेंडा सेट है। जम्मू कश्मीर का या कश्मीर का एजेंडा भी सेट है, वो भी आप लेके चलिए। कश्मीर के मीडिया का एजेंडा सेट है, उनको ना कोई तकलीफ है ना कोई कुछ कर सकता है, कोई उनको भी तकलीफ नहीं दे सकता। रहा जम्मू का सवाल, जम्मू का सवाल का एजेंडा क्या है, यही आज हम तय करने के लिए बैठे हैं। क्या आप स्टेटहुड चाहते हो और जम्मू को चाहते हो या कश्मीर को लेकर चाहते हो, ये आप लोग डिसाइड करिए, हमको बताइए। आप लोग लिखिए, आप जो कहना चाहते हो कहिए, हम आपके साथ सर हमें भी इस तरह की कि आप जब तक एजेंडा आप अपना सेट नहीं करेंगे, यू हैव टू सेट द एजेंडा। आप ये एजेंडा सेट करिए कि क्या चाहते हैं आप जम्मू के लोग। क्योंकि सर ऐसा नहीं लग रहा कि हम मेल्स ईमेल्स ये सब डालने में हम देर कर रहे हैं, क्योंकि बार बार उनको ये बात बताना जरूरी होगा कि भाई आप रुक जाइए, जम्मू की बात भी रखिए, क्योंकि जब किश्तवाड़ की बच्ची नाम एनफ इज़ एनफ, इसको मैं ये कहूँगा एनफ इज़ एनफ। और जो इस वक्त तक जो डीड्स ये बता रहे हैं, गुड फॉर नथिंग, मेरा ख्याल काफ़ी है इतना कहना। ये तो लोजा साहब आप बाकी करेंगे, आप बात। दोस्तों आप आए, आपका बहुत शुक्रिया। हमारा और आपका एक परिवार है। 5 अगस्त को जब जो हुआ अपना 370-35 तोड़ा गया, तो जम्मू के हर शख्स, चाहे वो किसी पार्टी का था या नॉर्मल आदमी था, बिजनेसमैन था, सब खुश हुए, सब ने खुशियाँ मनाई। आप इस बात से सहमत हैं? वैली के लोगों ने उसको एजिटेट किया, अगेंस्ट किया। हमने ये खुशी क्यों मनाई थी? इसलिए कि अब हमारी सुनवाई होगी। जो विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारी कोई सुनवाई नहीं है। और जैसे इन्होंने बताया कि इसमें अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं रही। आप कोई प्रॉब्लम लेकर जाते हैं, ये लेकर जाते हैं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और ऑफिसर्स जो हैं, दे आर गेटिंग सैलरी फ्रॉम आवर टैक्स पेयर्स मनी। वो आपको, हमको एक मुलाजिम की तरह समझते हैं। वो आपसे मिलने को भी ऐसे समझते हैं जैसे उन्होंने आप पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। और हम लोगों को, आम जनता को, ये डेमोक्रेसी क्यों चाहिए? हम बड़ी शान से कहते हैं कि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड। डेमोक्रेसी हमें चाहिए क्यों? इसीलिए कि हमारी सुनवाई हो, हमारे दुख तकलीफ सुने जाए। आज मैं अभी बात कर रहा था इनसे, एक जेई आपका काम नहीं करता, आप उसकी कंप्लेंट करेंगे एई को, एई नहीं सुनेगा। एई के बाद आप जाएंगे HCM के पास, ये जेई साहब मेरा काम नहीं कर रहे, मेरा जनरल काम है, वो आपकी बात नहीं सुनेगा। आप HCM के बाद जाएंगे, सुप्रिंटेंडेंट कहने तक मतलब ही है, इवन चीफ जो इंजीनियर है वो आपकी बात नहीं सुनेगा। तो आपकी बात सुनेगा कौन? आपकी बात सुनने वाला है पब्लिक का नुमाइंदा। और पब्लिक का नुमाइंदा कौन है? जो इलेक्शन जीत कर आया। आप में से किसी ने इलेक्शन नहीं जीती, मैंने किसी के इलेक्शन नहीं, चाहे आपने जर्नलिज्म ही करते हैं ना, ये वेटर है यहाँ का, इसने वेटर करना, लेकिन इसको फिर बिजली का कनेक्शन चाहिए, पानी का कनेक्शन चाहिए, कोई तो सुनवाई हो। और वहाँ यहाँ पर सुनने वाला कोई नहीं। इसलिए हमें पॉलिटिकल हुकूमत चाहिए, चाहे वो अपनी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, दैट इज ए सेपरेट इशू। सानी साहब ने बिल्कुल ठीक बनाया कि 2008 में बना था रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट।
उसमें उन्होंने एक क्राइटेरिया रखा था कि ये काम जो बिजली का कनेक्शन लेना है इतने दिनों में मिलेगा, पानी का कनेक्शन लेना है इतने दिनों में मिलेगा, अपने ज़मीन का फर्द बनवाना है या कुछ भी आज कौन पूछने वाला। यहाँ पर जो टॉप ब्यूरोक्रेट आपने सुना, फाइनेंस डिपार्टमेंट जो होता है वो गवर्नमेंट की बैकबोन होती है, इस चीज़ को मानते हैं आप। और फाइनेंस सेक्रेटरी जो होता है ही इज़ सो बिजी कि वो रात को 10-11 बजे से पहले सेक्रेटरी से बाहर निकलते हैं। हमारे अरुण मेहता जी फाइनेंस सेक्रेटरी रहे, बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने, बड़ी मेहनत की उन्होंने। गवर्नमेंट ने उनके काम को अप्रिशिएट करते हुए उनको चीफ सेक्रेटरी बना दिया। ठीक है, अच्छी बात है। हमें जो आज 1 महीना हो गया है फाइनेंस सेक्रेटरी की जो पोस्ट है वो खाली है। चीफ सेक्रेटरी ही फाइनेंस सेक्रेटरी का पोस्ट संभाल रहा है और 1 महीने में आप देखिए 2 बार उनको दिल्ली भी जाना पड़ा, 3-3 दिन के लिए। यहाँ पर काम कौन करेगा? इसके लिए इलेक्शन ज़रूरी है। जो सानी साहब ने बताया, एक टाइम बाउंड हो, गवर्नमेंट कहे हाँ जी इलेक्शन, गवर्नमेंट का हम इलेक्शन करने को तैयार है, भाई टाइम बाउंड बताइए। सितंबर में टाएंगे, नवंबर में टाएंगे, कुछ बताइए तो सही। जिस तरह वो फारूक साहब ने स्टेटमेंट दे दी कि हमें सेंटर पर भरोसा नहीं है, कभी वो ऑटोनॉमी कहते हैं, कभी वो प्लेबसाइट कहते हैं, कल तो ये भी कहेंगे हमें इन पर भरोसा नहीं है, ये इलेक्शन करवाना ही नहीं चाहते। अगर हमारे पीएम साहब हमें या एचएम साहब एक डेट दे दें, डेट मीन्स मंथ, टेंटेटिव डेट दे दें कि हम ये इलेक्शन तब कर रहे हैं, तो उनकी जो बात है उस पर लोगों का यकीन तो जमेगा। और खुदा ना खास्ता अरे ये टाइम देते हैं सितंबर का, कोई अनसीन हो जाता है तो उसका एक्शन किया जाता है, लेकिन कुछ डेट तो हमें बताएं जो इनकी अभी नहीं बताए। इसीलिए जैसे सानी साहब ने बताया, हमारी थ्रेड वेयर डिस्कशंस हुई, हमने भी देखा जम्मू को मिला क्या, जम्मू के साथ तो इंसाफ हो ही नहीं रहा। सर यही बात है कि जम्मू कश्मीर से सभी पॉलिटिकल नेता जो हैं वो दिल्ली जाते हैं बात रखने के लिए जी। क्या इनके बिना किसी को आर्थिक भूगोल नहीं पता है जम्मू कश्मीर का? सिर्फ पॉलिटिकल नेता को ही पता है कि जम्मू कश्मीर की क्या बात रखनी है। यही बात तो इन्होंने कहा कि जम्मू के लोगों को क्यों नहीं बुलाया गया। मतलब जरूरी नहीं है कि किसी भी पार्टी के हों, चाहे वो कश्मीर से भी हो। मैं खाली मैं कहता हूँ किसी पार्टी से भी ना हो, वैसे ही आप सोशल वर्कर ले लीजिए, पॉलिटिकल वर्कर ले लीजिए, कोई ले लीजिए। एजेंसीज हैं, हो सकता है एजेंसीज के लोग यहाँ पर भी बिल्कुल। बैठे होंगे, क्या ये डे टू डे रिपोर्ट नहीं देते? इन लोगों को सिरनर के लोगों को बनाने की जरूरत क्या थी? जम्मू के जो डमीज के उनको से चाय पीने के बुलाया था। ये जो इतनी इंटेलिजेंस है हमारी, वो उनको ब्रीफ नहीं करती। इसका मतलब जब उनको बुलाया गया, ये दोबारा एक आई वाश है हम लोगों को लॉलीपॉप देने के लिए कि भाई चिंता मत करो, अब हम स्टेट वोट देंगे। कब दोगे बताइए? 3 महीने में, 4 महीने, 6 महीने, बताओ तो सही। पता उनको सब होता है। वो उनको जब जब बैठे हैं, हम बताया क्यों, हमारी मजबूरी एक ही है, वो पाकिस्तान जिंदाबाद कह सकते हैं, जम्मू का आदमी पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं कह सकता, और इसीलिए वो हमें फॉर ग्रांटेड लेते हैं। ये देखिए एजेंसीज वाले आ गए, बात सुनिए, आपको पूरी नोट मिल जाएगा, सुन लीजिएगा। कोई बात नहीं, मैं तो हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं बोल रहा। मैं सिर्फ एक शेर बोल के तो सारा खत्म करूंगा। इस सत्ता के गलियारों में वो दिन भी देखे हैं, लम्हों ने पता कि सदियों ने सज़ा पाई। आज हम वही सज़ा जो है वो भुगत रहे हैं, क्योंकि हम सारी उम्र, पूरी ज़िंदगी हम कश्मीर लीडरशिप के नीचे रहे। आज जब तक आप अपने लोगों पे भरोसा नहीं करेंगे जम्मू के, तब तक आपका कुछ बनने वाला नहीं। यू हैव टू प्रोड्यूस द लीडर्स, यू हैव टू कोऑपरेट विद देम, एंड यू हैव टू ट्रस्ट देम। शुक्रिया, मेहरबानी।